हेलो एवरीवन। अगर आपके दिमाग में आपके सामने कभी भी ये सवाल खड़ा किया है कि आरबीआई के पास पैसा छापने की पावर होते हुए भी वो अनलिमिटेड पैसा छापकर हमें मालामाल क्यों नहीं कर देती, क्यों समाज का एक वर्ग ऐसा भी है अभी आज की डेट में जो हद से ज्यादा गरीब है और जिसको जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। कई बार दिमाग में आया होगा कि आरबीआई क्यों ज्यादा नोट छापकर सब में नहीं बांट देती, और अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको बताएगी कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छापकर क्यों नहीं बांटती, ऐसी क्या कमजोरी या मजबूरी है या ये बोलिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छापकर हमारे बीच नहीं बांट सकता। मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है C3/BJ, दैट इज क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बाय वर्षा जैन। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं हम यह डिस्कस करेंगे कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता, और इस सवाल का जवाब देता है दूसरा सवाल, अर्थात आरबीआई किस बेस पर नोट छापता है। सोच के देखिए, अगर हमें ये पता चल जाए कि आरबीआई किस बेस पे नोट छापता है तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा छापकर क्यों हमारी जरूरतें पूरी नहीं करता, राइट। तो यहां पे बात आती है दो अप्रोचेस की, जिसमें से मैं बात करूंगी पहली अप्रोच की। फर्स्ट अप्रोच, वैल्यू ऑफ करेंसी इज बैलेंस्ड बाय द प्रोडक्शन। सोच के देखिए, आरबीआई अच्छे से जानता है कि मैं कितने ही नोट छाप के दे दूं। क्या हम नोट खा सकते हैं? नहीं। क्या हम नोट पहन सकते हैं? नहीं। क्या नोटों का म्यूजिक सुनकर हम इंटरटेन होकर नाच सकते हैं? नहीं। आरबीआई को मालूम है कि मैं कितने भी नोट छाप के दे दूं, एट द एंड ऑफ द डे जनता को चाहिए उनकी जरूरत पूरी करने की प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, यानी कि हमारी जरूरतों को पूरा करने की जो काबिलियत है वो चीजों में होती है, गुड्स में होती है, सर्विसेज में होती है। और क्योंकि हमें वो खरीदनी है, हमें इसलिए पैसा चाहिए होता है। यकीन मानिए, अगर सब कुछ फ्री कर दिया जाए, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो सब फ्री में पूरी हो रही है, तो ना आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। और इस बात से हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अच्छी तरीके से वाकिफ है, राइट। आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज बता रही है कि किस तरीके से ये पत्थर जो आपको समोसे की शेप का दिख रहा होगा, इसके ऊपर एक बैलेंस हुआ है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये प्रोडक्शन है, और ये जो यहां पे बैलेंस हो रहा है ये है करेंसी। आरबीआई करेंसी छापते छापते इस बात को ध्यान में रखती है कि वो उतनी ही वैल्यू के नोट छापे जितनी वैल्यू का देश में प्रोडक्शन है। मैं थोड़ा सा और सरल शब्दों में आपको बताती हूं। मान लीजिए एक इमेजिनरी फिक्टिशियस एक काल्पनिक एग्जांपल लेकर आपको समझाया जा रहा है कि मान लीजिए देश में प्रोडक्शन कम हुआ है। ये जैसे हमारे मोबाइल भाई साहब आपको दिख रहे हैं, एक ही मोबाइल है जो बना है, ठीक है। और मोबाइल की कीमत आप मान लीजिए नॉर्मल टाइम में मार्केट में जो इसकी वैल्यू थी वो थी 10,000 रुपए, ठीक है। लेकिन मार्केट में आप देख सकते हैं ये जो चार भाई साहब हैं, जेरी भाई साहब, मिकी भाई साहब, डोरेमन भाई साहब और ट्वीटी जी, इन चारों को मोबाइल चाहिए। इन चारों के पास अनलिमिटेड पैसा है। मान लीजिए आरबीआई ने अनलिमिटेड पैसा छाप दिया है और वो इकोनॉमी में बढ़ गया है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, एक ही मोबाइल है और बायर बहुत सारे, तो अब होगा क्या? जेरी भाई साहब बोलेंगे भाई 10 की जगह तू 20 ले ले, 20,000 ले ले, मेरे को दे दे, मेरे पास बहुत पैसा है। मिकी भाई साहब बोलेंगे मैं 50 देने को तैयार हूं। डोरेमोन आएंगे बोलेंगे 70, और जो ट्वीटी बहन जी है हमारी वो बोलेंगे भैया मैं तो 1 लाख देने को तैयार हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। यानी कि जो डील थी, यानी कि जो एक मोबाइल था जो एक्चुअली 10,000 में बिकना चाहिए था, वो कितने में बिका? 1 लाख में। अब आइए मुद्दे की बात पर, क्योंकि इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम था और लिमिटेड प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास
बहुत पैसा था। तो हुआ क्या, 1 लाख की वैल्यू गिरकर 10,000 हो गई, क्योंकि 1 लाख खर्च करके अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 की चीज मिल रही है। यानी कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी का कोई फायदा नहीं हुआ अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लिमिटेड है। वो सिर्फ आपकी इकोनॉमी की हालत खराब ही करेगा, वो प्रोडक्शन को महंगा करेगा, वो चीजों को महंगा करेगा, भूखमरी बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगी, इकोनॉमी को और दिक्कत आएंगी। राइट, क्लियर। ऐसे ही एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, एक टाइम था, 90s की बात है, कि जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी विपदाओं पे विपदाएं, दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही थी, बहुत टेंशन का माहौल था, बाहर का कर्जा चुकाना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा नोट छापा, अपना ही बोला भैया अपनी तो फैक्ट्री है, नोट छापते चलो, बांट दो, कर्जा चुक जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि वो दशा जहां पे आपकी इकोनॉमी में महंगाई 1000% से भी ऊपर चली जाती है। 1000% का मतलब समझते हैं, ये नोट देखिए, ये कोई काल्पनिक नोट नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे का नोट है। वैल्यू देखिए, $100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। काउंट करेंगे एक के पीछे कितने जीरो है, कितना मुश्किल है इसको काउंट करना। इतनी वैल्यू का नोट बना था। कहा जाता है कि टॉफी खरीदने के लिए भी बोरे भर भर के ले जाने पड़ते थे नोट के, क्योंकि नोट की वैल्यू बची नहीं थी ना, करेंसी की वैल्यू नहीं थी, प्रोडक्शन कम था, तुमने नोट बहुत ज्यादा छाप दिया। लोगों के पास नोट तो बहुत है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन तुम बनाना भूल गए। हुआ क्या, दिक्कत आ गई। इसीलिए हमारी सरकार मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट इंडिया में लाई है, इस उम्मीद के साथ कि अगर इंडिया का ही प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा तो इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उसके साथ साथ करेंसी स्ट्रांग होगी। हमेशा याद रखिएगा कि करेंसी उसी देश की स्ट्रांग होती है जिसका प्रोडक्शन स्ट्रांग होता है, और इसके पीछे एक बहुत सरल सा लॉजिक है। वैल्यू उसी की बढ़ती है जिसकी डिमांड ज्यादा होती है। अगर घर में हर कोई आपको पूछ रहा है ना, तो आप थोड़े से चौड़ में घूमेंगे, भाई साहब मेरी तो वैल्यू बढ़ गई है, एक बार सिलेक्शन हो जाए, एक बार रिजल्ट अच्छा सा आ जाए, पूरे भाव के साथ घूमते हम। राइट, डिमांड ज्यादा है, हर कोई आपका नाम ले रहा है। राइट, तो भैया करेंसी कौन सी स्ट्रांग होगी, जो हर कोई मांगेगा। हर कोई आपकी करेंसी कब मांगेगा, जब आपके देश का प्रोडक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि लोगों को वो प्रोडक्शन आपसे लेना होगा। अब वो प्रोडक्शन वो आपसे मांगेंगे तो उन्हें बदले में आपकी करेंसी चाहिए होगी। तो देखिए ना कितना गहरा रिश्ता है प्रोडक्शन और करेंसी की वैल्यू का। राइट, आपको समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। यहां पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको अपने ही देश की कहानी सुनाई है, पावर ऑफ ओल्ड करेंसी वर्सेस न्यू करेंसी। एक टाइम था ये सब भी चलते थे, देखिए 10 पैसा, 20 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, और आज के डेट में 2000 का नोट आ गया है बॉस। 2000 का नोट। आपने कई बार कहानी सुनी होगी पापा की, मम्मी की, दादा की, सुनाते हैं वो कि भाई मेरा बाप तो, मेरे पापा तो, तेरे दादाजी तो भैया 10 रुपए कमाते थे, 50 रुपए कमाते थे, उस वक्त 5 पैसे में देसी घी आता था, वो महीना भर चलता था, हम नंगे पैर, हम बिना बस के अपने स्कूल में जाते थे। वो दौर ज्यादा पुराना नहीं है। वो दौर हमें बताता है कि उस वक्त करेंसी की वैल्यू इतनी थी कि आप 1 पैसा, 2 पैसे और 3 पैसे से भी चीजों को खरीद पाते थे। राइट, लेकिन आज के डेट में जब आप देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में 2000 का नोट आ गया, तो ये इतराने वाली बात नहीं है। राइट, ये एटीट्यूड दिखाने वाली बात नहीं है कि हमारी करेंसी, हमारी तो भैया इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि 2000 का नोट आ गया। ये टेंशन वाली बात है कि भाई जितनी बड़ी वैल्यू का नोट आएगा इसका मतलब उतनी ही महंगाई है तुम्हारी इकोनॉमी में। अब 50 रुपए देके उतनी चीजें नहीं आती, 100 रुपए देके उतनी चीजें नहीं आती। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जितनी बड़ी वैल्यू का नोट छप रहा है, इसका मतलब उतनी ही बड़ी करेंसी वीक होती जा रही है। क्योंकि अगर छोटी करेंसी
आपकी इकोनॉमी में चल रही है, आपका प्रोडक्शन बिक रहा है, सब कुछ सही है, और जब वो चीजें महंगी हो गई तो आपको अपनी करेंसी की डिनोमिनेशन बढ़ानी पड़ती है। यहां अगर मान लीजिए पहले 1000 का नोट था, उसके बाद 2000 का आया, कल को ये 5000 का भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, लिखी हुई वैल्यू, मैं नॉमिनल वैल्यू की बात कर रही हूं, वो इनडायरेक्टली ये शो करेगा कि आपके यहां पे प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम का मतलब है महंगाई ज्यादा है, ये सारी एक ही बात है। राइट? समझ में आ रहा है आपको? ओके। उसके बाद जो सेकंड अप्रोच है, ये तो थी पहली अप्रोच ना, जो आपको बताती है भाई प्रोडक्शन के ऊपर बेस होता है, जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी बनानी है उतना तुझे प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तू प्रोडक्शन कम करते हुए ज्यादा करेंसी छाप देगा तो भैया तेरी ही लंका लगेगी, तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम्हारी इकोनॉमी को ही दिक्कत होगी। अब आती है सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच को मैं ज्यादातर थियोरेटिकल अप्रोच कहती हूँ, जो आरबीआई कहता है कि भाई एक एमआरएस करके कॉन्सेप्ट है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व व्यवस्था। ये कहता है आरबीआई नोट छापे, इससे पहले उसको एमआरएस मेंटेन करना होता है। नाम पे ध्यान दीजिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि कम से कम 200 करोड़ की एसेट आरबीआई के पास होनी चाहिए इससे पहले कि वो नोट छापे, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होना जरूरी है और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी। इसके पीछे भी लॉजिक है और बहुत खूबसूरत लॉजिक है। आप इसके लिए तीसरा पॉइंट पढ़िए। तीसरा पॉइंट कहता है द मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस टू the general public that the Indian government is liable to pay them as per the face value of the note, because the RBI governor promised to the public that I promise to pay the bearer a sum of dash amount। मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाती हूं। हमने बोला एमआरएस एक थियोरेटिकल अप्रोच है, अर्थात आरबीआई को नोट छापने से पहले एक वैल्यू ऑफ एसेट रखनी पड़ती है, मिनिमम 200 करोड़ की, मैक्सिमम कितने की भी हो सकती है। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का आपका गोल्ड रहता है और बाकी 85 करोड़ का जो रहता है वो रहता है बाहर के देशों की करेंसी। पहला सवाल, क्या 200 फिक्स है? नहीं, ये कम से कम अमाउंट है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, भाई क्या ये अमाउंट फिक्स है? ये अमाउंट भी फिक्स नहीं है, ये रेशियो फिक्स है, मतलब अमाउंट कितना भी ज्यादा हो सकता है लेकिन गोल्ड और फॉरेन करेंसी का रेशियो सेम रहेगा। राइट? इतनी ही रेशियो में वो रखा जाएगा। तीसरा सवाल, मैडम गोल्ड और फॉरेन करेंसी ही क्यों? यहां पे एक खूबसूरत सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आता है। आप जरा सोचिए, इंडिया में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिस पर पैसा लगाने से वो पैसा बढ़ता भी अच्छे से है प्लस वो पैसा सेफ भी रहता है? ध्यान रखिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला इंडिया में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिन पर पैसा लगाना सेफ भी है प्लस वो बढ़ता भी है अच्छे से, क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज है अगर पैसा अच्छे से बढ़ रहा है तो रिस्क बहुत होता है और अगर सेफ है तो बढ़ता नहीं है। मैंने पूछा भैया दोनों चीजें हो रही हैं, रिटर्न भी चोखा है और रिस्क भी नहीं है, तो दिमाग में दो आंसर आएंगे। पहला मैडम गोल्ड, गोल्ड आज की डेट में खरीद लो, 10 साल बाद 5 साल बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी गोल्ड के रेट नहीं गिरते। दूसरा जमीन, लैंड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में मे भी कीमत 19 की 19.5 हो जाए, लॉन्ग टर्म में कीमत में सिर्फ और सिर्फ उछाल आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल मार्केट पे लगाइए, अंतरराष्ट्रीय देशों पे लगाइए, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे लगाइए कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो टाइम के साथ हमेशा ग्रो करती हैं, रिटर्न उन पे ग्रो करता है, वो मंदी नहीं होती और वो सेफ भी होती है। तो पहला सवाल तो भैया आंसर आपको पता है मैडम, गोल्ड होता है। और दूसरा होता है मजबूत देशों की मजबूत करेंसी। कैसे, मैं आपको बताती हूं। जब हम कहते हैं कि 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी रखना होता है आरबीआई को, अगर वो 200 करोड़ का एमआरएस रख रही है मिनिमम, तो क्या वो किसी भी देश की फॉरेन करेंसी रख लेगी? नहीं,
वो उस देश की फॉरेन करेंसी रखेगी जो मजबूत होगी, जैसे कि यूएस का डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, जापान का येन हो गया, चाइना का युआन हो गया, राइट। ये वो करेंसी है जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। ये स्ट्रॉन्ग करेंसी इसलिए है क्योंकि इन देश का प्रोडक्शन लेने के लिए पूरी दुनिया हमेशा तैयार रहती है। लॉजिक वही है, अगर तुम्हारे देश का प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, राइट। एक टाइम था 1 रुपए के बराबर था $1, आज 70 रुपए से भी ज्यादा वैल्यू है, कभी 75 प्लस, कभी 80 प्लस। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खैर, इसके लिए मैं एक डिटेल टॉपिक बनाऊंगी फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी विनिमय नाम का, जिसमें मैं आपको डिटेल तरीके से बताऊंगी, एक्सप्लेन करके करेंसी किस तरीके से एक दूसरे से खेलती है, कैसे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, गोल्ड कैसे उससे रिलेट करता है, वो सब हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि सोच के देखिए, एक टाइम पे 1 रुपया $1 के बराबर था। आज के डेट में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि $1 70 प्लस है, मैं 75 ले लेती हूं हाल फिलहाल के लिए, माफ कीजिएगा। अभी के लिए $1 हम ले लेते हैं आपका 75 रुपया। तो सोच के देखिए, अगर उस टाइम 1 रुपया पे $1 के रेट से किसी ने डॉलर जोड़ा होगा तो आज उसका रिटर्न 75 गुना हो गया, 75 टाइम्स। तो डॉलर नहीं हो गया, डॉलर एक ऐसी एसेट हो गया जिसमें तुम पैसा लगाओगे तो वो दिन ब दिन बढ़ेगा। तो कुछ मजबूत देशों की करेंसी, उनकी करेंसी तो है ही, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बहुत डिमांड है, क्योंकि उनके देशों के प्रोडक्शन की डिमांड है, और इस विश्वास के साथ कि भैया इसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि इसके देश के प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ रही है, तो करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी। तो भाई कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी है ना, इसकी वैल्यू तो बढ़नी है, यानी कि इसका रिजर्व रखोगे तो ये सेफ है। हर वो चीज जिसको सेफ रखने से, जिसको जोड़ने से आपको विश्वास मिल जाए कि फ्यूचर में ये ज्यादा कीमत का बिकेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी एसेट है। हालांकि एसेट की डेफिनेशन भी बहुत टेक्निकल है, कॉमर्स के स्टूडेंट को सिखाने में हमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं, अगर हम उसे अच्छे से सिखाए तो, राइट। आपको भी वक्त आने पे सिखाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि ये जो थर्मस है, ठीक है, ये थर्मस है, कहने को ये 400-500 का होगा, लेकिन अगर कोई मुझे बोल दे कि आज से 10 साल बाद ये 5000 का बिकेगा, तो ये नीचे नहीं पड़ा होगा, इसको मैं उठा के अलमारी में रख दूंगी, मैं इसको संभाल के रखूंगी। आपको अगर मैं थर्मस संभाल रही हूं, मैं कहूंगी नहीं थर्मस नहीं संभाल रही, ये तो भैया मेरी एसेट है, कल को बेचूंगी, मेरे को फायदा होगा, रिटर्न मिलेगा। तो अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप बाहर के देशों की करेंसी पे लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आरबीआई कहता है कि 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ के फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए। मैं बता चुकी हूं, फॉरेन करेंसीज का चैप्टर हम डिटेल में करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना, राइट। अब आती है मुद्दे की बात। अगर आपने कभी नोट को ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे उस पे लाइन लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे the bearer a sum of rupee dash amount. It could be 10, it could be 100, it could be 2000, it could be 500। मतलब नोट की जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है, और नीचे होते हैं आरबीआई के गवर्नर के साइन। अर्थात ये जो प्रॉमिस है ये गवर्नर करता है उससे जिसके हाथ में वो नोट है, कि भाई मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं कि तेरे हाथ में जो कागज का टुकड़ा है ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इंडिया का नोट है, और मैं वादा करता हूं कि ये नोट देकर तू उतनी वैल्यू का सामान इकोनॉमी में खरीद सकता है। यानी कि उस कागज के टुकड़े को, नोट की पावर आरबीआई के गवर्नर के इस वादे से मिली। तो भाई अगर वो वादा कर रहा है तो कहीं ना कहीं गोदाम में ऐसी संपत्ति तो रखेगा ना कि उस वादे की वैल्यू बनी रहे। वो पीछे जब एमआरएस रखकर आता है, उसने भैया उस नोट की वैल्यू के बराबर गोल्ड और फॉरेन करेंसी रखी हुई है, प्लस उसने ये भी कैलकुलेट किया हुआ है कि देश में प्रोडक्शन इतना हो कि नोट की वैल्यू बनी रहे, तभी तो वो आपसे और मुझसे वादा कर रहा है।
कि भाई तेरे पास ये जो 20 रुपए है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 20 रुपए की वैल्यू देगा तुझे। मैंने कैलकुलेट करके छापा है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैंने उसके पीछे एमआरएस भी रखा है, मैंने कैलकुलेट भी किया कि इस वैल्यू का प्रोडक्शन है ना, इसलिए तुझे दे रहा हूं। तू बिंदास ले, खर्च कर, राइट। तो उम्मीद करती हूं कि आपको डिटेल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आरबीआई क्यों अनलिमिटेड नोट छापकर हमें मालामाल क्यों नहीं कर देती। पहली अप्रोच प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन की वैल्यू का ही नोट छापा जाता है। ज्यादा नोट छापेंगे तो मारा मारी हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो। मोबाइल का एग्जांपल लिया। दूसरा एमआरएस, जो आरबीआई कहता है कि भैया कम से कम 200 करोड़ का होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी होना चाहिए। इसमें मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट बताया कि गोल्ड और फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्यों रखा जाता है, प्लस आपसे वादा किया कि फॉरेन करेंसी का चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर मैं आपको डिटेल में कराऊंगी आने वाले लेक्चर्स में। तो इसी के साथ, ये उस उम्मीद में कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैं आपसे विदा लूंगी। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे मालूम है आपका दिल बड़ा है। ओके, तो इसी के साथ अलविदा कहूंगी आज के लिए, इस प्रॉमिस के साथ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।